बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट का, जिसमें से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, स्टार्ट ले लेते हैं एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट से, जिसमें पूछा गया है हमसे कि द मास ऑफ एन एलिमेंट या एटम कंपेयर्ड विद द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट का स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जब हम किसी एलिमेंट की मास को या किसी एटम की मास को कार्बन 12 एटम के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको फिर क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कि 1 मोल, ऑप्शन बी है कि ग्राम एटॉमिक मास, ऑप्शन सी है कि एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, या ऑप्शन डी है कि रिलेटिव एटॉमिक मास। स्टूडेंट्स, यहां पर जो सही ऑप्शन है दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों सही है? इसलिए क्योंकि आपने 9th की केमिस्ट्री में रिलेटिव एटॉमिक मास का टॉपिक पढ़ा था और वहां पर हमने ये डिस्कशन की थी कि एटमों की मासेस को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड लेना है और उस स्टैंडर्ड को हमने कंसिडर किया था कि दैट इज कार्बन 12। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं स्टूडेंट्स, कार्बन 12, 13 और 14। यहां पर कार्बन 12 का मतलब यह है कि कार्बन का वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास है 12। ठीक है स्टूडेंट्स। अब कार्बन 13 और 14 क्यों नहीं लिए गए? इसलिए क्योंकि कार्बन 12 की एबंडेंस जो है नेचर में परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो परसेंटेज में कार्बन 12 आइसोटोप जो है ये मैक्सिमम अमाउंट में मौजूद है। 100 में से तकरीबन 98% या मोर देन 98% कार्बन 12 मौजूद है और जो रेस्ट ऑफ परसेंटेज रह जाता है वो 13 और 14 है। अब रिलेटिव वर्ड का मतलब यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक में डिस्कशन की थी कि हम यहाँ पर रिलेट करते हैं कि कार्बन 12 एटम की लिहाज से एक एटम कितना भारी है या कितना हल्का है। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं अगर इनको हम चारों ऑप्शंस को अलग अलग डिफाइन करें तो फिर जो सही ऑप्शन रह जाता है दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब 1 मोल हमें पता है कि जब हम किसी एटम की मास को, किसी मॉलिक्यूल की मास को, किसी आयन की मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, जिसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 6.023 क्रॉस 10 पावर 23। ये तो ऑप्शन ए की वजाहत हो गई। ऑप्शन बी ग्राम एटॉमिक मास है। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब ये है स्टूडेंट्स, जब हम एटम की मास को AMU एटॉमिक मास यूनिट की बजाय ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो उससे ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि उस एटम का मास ग्राम में रिप्रेजेंट होगा और उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ये दोनों कंसेप्ट्स ऑलमोस्ट सेम है। थर्ड जो है एटॉमिक नंबर, ऑप्शन सी में पूछा गया है या बताया गया है कि एटॉमिक नंबर होगा उस एलिमेंट का। एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन ये है स्टूडेंट्स कि इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। तो फिर ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है और अल्टीमेटली ऑप्शन डी रह जाता है, जिसका मतलब है रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसमें हम कार्बन 12 के साथ रिलेट करते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं कि कितना हल्का है या कितना भारी है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12। और यूनिट उसके बाद जब कंपैरिजन होगी स्टूडेंट्स, यूनिट उसके बाद लगेगा AMU का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी वजाहत टॉपिक्स में की गई है। सेकंड MCQs में पूछा गया है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर 1 मोल। हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स। MCQs नंबर 2 में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मोल के लिए गलत है। ऑप्शन ए, इट इज अ काउंटिंग यूनिट। यस, इट इज अ काउंटिंग यूनिट। ठीक है, मोल के लिए हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.023 क्रॉस 10 पावर 23। स्टूडेंट्स, इन बातों की वजाहत चैप्टर में की गई है, यहां पर ब्रीफ रिवीजन होगी। अब इट इज अ काउंटिंग यूनिट, येट इट इज अ काउंटिंग यूनिट। ऑप्शन ए भी ठीक है। ऑप्शन बी, इट इज द ग्राम एटॉमिक मास और इट इज द ग्राम फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस। मोल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स
कि किसी भी सब्सटेंस, केमिस्ट्री में सब्सटेंस हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि एनीथिंग विद डेफिनेट प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट कंपोजिशन, खास प्रॉपर्टीज और खास कंपोजिशन किसी मैटर की हो तो उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। अब इस केस में अगर हम एटम की मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उससे ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। अगर हम आयंस की मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उससे फिर ग्राम फार्मूला मास बनेगा। अगर हम मॉलिक्यूल की मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उससे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी ठीक है क्योंकि हम कहते हैं कि जब ग्राम फार्मूला मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाता है तो वो बराबर होगा 1 मोल का, और 1 मोल में फिर इतने पार्टिकल्स होंगे जो कि एवोगैड्रो नंबर है। ऑप्शन सी कहा गया है कि इट कंटेन्स 6.023 क्रॉस 10 पावर 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में जनरली या एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे, तो ऑप्शन सी भी ठीक है। ऑप्शन डी में कहा गया है कि इट कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। नो, ये ऑप्शन जो है, ये बात जो है मोल के लिहाज से गलत है, लेकिन इस केस में सही आंसर है ये हमारा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट मोल के लिए गलत है, तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। ये याद रखें स्टूडेंट्स के किसी भी सब्सटेंस के, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो, लेकिन उसके मास को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास एटम के लिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के लिए और ग्राम फार्मूला मास आयंस के लिए होगा, तो वो 1 मोल के बराबर होगा और 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो ऑप्शन डी गलत है जिसमें ये कहा गया है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, विच इज नॉट करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 3 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 5 मोल्स ऑफ वाटर। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास 5 मोल्स हैं वाटर के, उसमें कितने ग्राम्स होंगे। यू नो दैट 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। हमारे पास वाटर के 1 मोल में कितने ग्राम्स हैं, 18 है। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है 5 है। तो अगर आपको इक्वेशन याद हो, हमने इक्वेशन यूज किया था मोल की टॉपिक में कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, मास इन ग्राम को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू है 5 और स्मॉल m जो कि मास इन ग्राम है हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कैपिटल M जो है आपको बताया गया है कि 18 के बराबर है। तो इक्वेशन को हम जब मास इन ग्राम के लिए अरेंज करेंगे तो वो बन जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M विच इज मोलर मास ऑफ वाटर। तो 5 को जब 18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो उससे 90 आंसर आएगा। अब यहां पर चेक करें जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको उनमें 90 मौजूद है या नहीं। स्टार्ट ऑप्शन डी से ले लेते हैं। ऑप्शन डी 100 ग्राम है विच इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी 18 ग्राम है, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। हमारे पास 5 मोल्स ऑफ वाटर हैं, ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन बी में ये कहा गया है कि 36 ग्राम है विच इज द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर, लेकिन हमारे पास गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आर 5। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर in this case which is equal to 90 grams। MCQs नंबर 4 में पूछा गया है स्टूडेंट्स कि the number of molecules in 22 ग्राम of कार्बन डाइऑक्साइड is 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होंगे। स्टूडेंट्स ये याद रखें कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल जो है 44 ग्राम्स के बराबर है। कैसे? अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मास कैलकुलेट कर ले, कार्बन 12 है, एक कार्बन है तो 12 into 1 is equal to 12। फिर हमारे पास
कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूले में 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन एटम का मास है 16, तो 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम तो उससे 32 का आंसर आएगा। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है स्टूडेंट्स, दैट इज 44 ग्राम्स पर मोल। अब 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44। अगर आप चेक करें 22 इज द हाफ ऑफ 44। जब हम 44 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो उससे हमारे पास 22 आंसर आएगा। 1 मोल इज इक्वल टू 44 ग्राम्स, तो फिर 22 ग्राम्स आर इक्वल टू 0.5 मोल्स। अब हम कहते हैं स्टूडेंट्स के 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 0.5 में कितने होंगे? 0.5 को एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो उससे उसका हाफ आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी फिगर को जब आप 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो उसका हाफ आंसर आएगा। जैसे 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 5, 0.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 5। इस केस में आप चेक करें, ऑप्शन ए में कहा गया है कि 6.023 क्रॉस 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स जो कि 1 मोल के लिए हैं और हमारे पास 22 ग्राम है विच आर इक्वल टू 0.5 मोल्स, और यहां पर 1 मोल के लिए बात की गई है, तो ऑप्शन ए इस केस में गलत है। ऑप्शन सी की तरफ अगर हम चले जाएं, 6.023 क्रॉस 10 पावर 21 विच इज नॉट करेक्ट, गलत वैल्यू है। ऑप्शन डी 6.023 क्रॉस 10 पावर 22 वो भी गलत है। ऑप्शन बी हमारे पास सही आंसर है। जो इक्वेशन आपको बताया गया स्टूडेंट्स, उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट कर लें कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम्स, तो कितने मोल्स के बराबर होंगे? 22 ग्राम, तो उसका आंसर आएगा 0.5 ग्राम्स, 0.5 मोल्स। अब आप 0.5 मोल्स को एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो आंसर आपके पास ऑप्शन बी वाला आएगा। एमसीक्यूज नंबर 5 में पूछा गया है हमसे कि व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन से हैं स्टूडेंट्स? दूसरी तरफ अगर हम देखें रूम कंडीशंस की हम बात करते हैं। केमिस्ट्री लैब में जब हम कंडीशंस की बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हम बात करते हैं। तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली कंसिडर किया जाता है। अगर उसको हम केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर लें तो 298 केल्विन बनेगा फिर। लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशंस का डेफिनेशन हमारे पास ये है कि व्हेन द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हम कह सकते हैं कि 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। इंशाल्लाह जब आप गैसेस चैप्टर में जाएंगे तो मुख्तलिफ यूनिट्स होंगे प्रेशर के, उसमें कन्वर्शन आप सीख जाएंगे। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन की वजाहत की मैंने आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस होगा या 273 केल्विन टेम्परेचर होगा और उसके साथ साथ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ऑप्शंस देखते हैं कि इसमें से कौन से या कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन 1 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टूडेंट्स टेम्परेचर हमने 0 डिग्री सेल्सियस कहा था, यहां पर 100 है। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी 298 केल्विन है, यहां पर सेल्सियस स्केल में बताया गया है और यहां पर केल्विन स्केल में। आपको पता है कि हम सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में कैसे जाते हैं, डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू है उसके साथ 273 ऐड कर ले। ठीक है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है उसके साथ 273 जब हम ऐड कर लेते हैं तो 273 केल्विन हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो इसी तरह 25 प्लस 273 इज इक्वल टू 298 केल्विन, जो कि रूम कंडीशंस है। ऑप्शन बी इस केस में गलत है। ऑप्शन सी जो है 273 केल्विन जो कि 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है स्टूडेंट्स, और 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी कहा गया है। इंशाल्लाह गैस चैप्टर में इसकी वजाहत होगी। 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ऑप्शन डी जो है 0 डिग्री सेल्सियस तो है, दैट इज फाइन, लेकिन उसके साथ 760 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्करी कहा गया है, विच इज नॉट करेक्ट। तो एमसीक्यूज नंबर 5 में हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी
273 Kelvin and 760 millimeters of mercury. MCQ नंबर 6 में क्या पूछा गया है, बोर्ड नंबर 2 पर देखते हैं। स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 6 में पूछा गया है हमसे कि द मोलर वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस एट STP इज। MCQ को सॉल्व करने से पहले चैप्टर में आपके साथ वजाहत की गई थी कि व्हाट इज STP एंड व्हाट इज मोलर वॉल्यूम। पहले हम STP की बात करते हैं। जैसे MCQ नंबर 5 में हमने बात की स्टूडेंट्स कि STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर वो कंडीशंस हैं जब हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन स्केल पर 273 केल्विन हो और प्रेशर हमारे पास एटमॉस्फेरिक यूनिट में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। अगर हम मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी की बात करें तो 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी का प्रेशर होना चाहिए हमारे पास। अगर ये कंडीशन हो तो किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 dm³ वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा। स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन टेम्परेचर हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी प्रेशर हो, तो उस वक्त किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 dm³ ऑफ वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा। इस डेफिनेशन की मदद से ऑप्शंस देख लें कि कौन सा सही ऑप्शन है। नंबर ऑप्शन ए में कहा गया है कि 64 dm³। हमने बात की सिंगल मोल के लिए 22.4, 2 मोल्स के लिए फिर हो जाएगा 44.8 और 3 के लिए 64 तक तकरीबन बात पहुंच जाती है। वी आर डिस्कसिंग ओनली सल्फर डाइऑक्साइड, सिंगल मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो फिर हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये गलत है। ऑप्शन बी में बताया गया है कि 24 dm³ है, विच इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि हमने बात की कि मोलर वॉल्यूम इज 22.4 dm³। ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन डी जरा देख लें स्टूडेंट्स, वहां पर सेंटीमीटर क्यूब की बात की गई है, लेकिन हमारे पास जो सही ऑप्शन है दैट इज डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 dm³ इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन डी इस केस में गलत है, तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन सी विद द आंसर ऑफ 22.4 डेसीमीटर क्यूब। MCQs नंबर 7 में पूछा गया है स्टूडेंट्स कि द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट इज। कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, उसमें पूछा गया है कि कैल्शियम परसेंटेज में कितना मौजूद है। परसेंटेज का मतलब ये है कि 100 यूनिट्स में से कैल्शियम के कितनी यूनिट्स हैं बाय मास या परसेंटेज के लिहाज से 100 यूनिट्स में से। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको इक्वेशन याद है, हमने परसेंटेज कंपोजिशन के टॉपिक में डिस्कस किया था कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ दैट एटम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय 100। क्योंकि परसेंटेज हम फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए उसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैल्शियम कार्बोनेट के लिए अगर हम मोलर मास कैलकुलेट कर ले, कितना होगा? कैल्शियम का एटॉमिक मास है स्टूडेंट्स 40 ग्राम्स पर मोल मोलर मास, कार्बन का है 12 ग्राम्स पर मोल और ऑक्सीजन का है 16 ग्राम्स पर मोल। मोलर मास हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, तो 40 प्लस 12 इज इक्वल टू 52 और 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 16 के साथ मल्टीप्लाई करने से 48 आंसर आएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होगा स्टूडेंट्स दैट इज 100 ग्राम्स पर मोल। अब इस इक्वेशन में हमने कैसे फाइंड आउट करना है कि कैल्शियम बाय परसेंट कितना मौजूद है। अब कैल्शियम का मोलर मास मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 100, मोलर मास है कैल्शियम कार्बोनेट का मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा और परसेंटेज कैल्शियम का रह जाएगा 40। अब इन ऑप्शंस में से देख लें, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एमसीक्यूज को मुख्तसरन इसलिए डिस्कस किए जा रहे हैं, जस्ट आइडिया दिया जा रहा है आप लोगों को, क्योंकि चैप्टर में इसकी वजाहत हो गई है। नेक्स्ट एमसीक्यूज
नंबर 8 में पूछा गया है कि गिवन द इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन दिया गया है स्टूडेंट्स, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंसीज इज नॉट करेक्ट फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन में से कौन सा इक्विवेलेंस का फैक्टर जो है वो ठीक नहीं है इस रिएक्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले मैं जरा रिएक्शन आपको बता दूं कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ कार्बन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें तो 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड reacts with 12 grams of carbon atom gives us 2 multiplied by 28 grams of carbon monoxide. Students, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास जो है 28 है, कार्बन के लिए 12 और ऑक्सीजन के लिए 16, ऐड करने से 28 आंसर आएगा। अब 2 मोल्स हैं तो 2 multiplied by 28 is equal to 56। ऑप्शंस देखते हैं कि उनमें क्या कहा गया है। ऑप्शन ए, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस या इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है, जो कि ठीक है, इक्वेशन आप देख सकते हैं। ऑप्शन बी में कहा गया है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्विवेलेंट टू 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्राम्स में लिया गया है और कार्बन को मोल में लिया गया है, जो कि ठीक है, गलत नहीं है। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन गिव्स अस 56 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी भी ठीक है। ऑप्शन सी में पूछा गया है या बताया गया है कि 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अस 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट्स, अब ऑप्शन सी में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्राम्स की यूनिट में रिप्रेजेंट किया गया है। 1 मोल है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम्स। इक्विवेलेंसी में कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर आप इक्वेशन ऑब्जर्व करें, 2 मोल्स हैं, while 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू 28 ग्राम और 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर इक्वल टू 56 ग्राम। तो यहां पर 28 ग्राम शो किया गया है, विच इज नॉट द करेक्ट केस। और ऑप्शन डी में 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, जो कि ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें, हमारा जो सही आंसर है, जो सही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी, 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस 28 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन को दोबारा सुने स्टूडेंट्स, उसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंसीज इज नॉट करेक्ट फॉर द रिएक्शन। तो करेक्ट ये नहीं है, लेकिन सही ऑप्शन है हमारा आंसर, हमारा ऑप्शन सी का होगा। एमसीक्यूज नंबर 9 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज 1। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? हमने टॉपिक डिस्कस किया था एक्सेस रिएजेंट्स एंड लिमिटिंग रिएजेंट्स। लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन ये था स्टूडेंट्स कि ये वो रिएक्टेंट है या वो रिएजेंट है जो हमें कम प्रोडक्ट देगा। एक्सेस रिएजेंट वो है जो हमें ज्यादा प्रोडक्ट देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब रिएक्शन हो, क्योंकि हमने टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया था, उसमें हमने ये बात की थी कि जब रिएक्शन हो तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो बताएगा हमें कि प्रोडक्ट कितना बनना है। अगर हम एक रिएक्टेंट कंसिडर कर लेते हैं, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कंसिडर कर लें, या इसी रिएक्शन को देख लें स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड देगा हमें। अब 1 मोल और 1 मोल है, अगर हमने कार्बन 0.5 मोल्स लिया है और कार्बन 1 मोल लिया है तो प्रोडक्ट हमारे पास 0.5 ग्राम बनेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि 1 मोल के लिए, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1 मोल कार्बन रिक्वायर्ड है, तो 0.5 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 0.5 मोल कार्बन रिक्वायर्ड होगा। हमारे पास 1 मोल कार्बन है तो 0.5 मोल उसका अनरिएक्टेड रह जाएगा। ये एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट की ब्रीफ वजाहत थी। ऑप्शंस देख लें, विच इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट। लिमिटिंग का कहा गया है आपको स्टूडेंट्स, विच इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट, जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। ये तो गलत है, ज्यादा से ज्यादा में तो एक्सेस रिएजेंट प्रेजेंट होगा।
ऑप्शन बी विच प्रोड्यूसेस मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। वजाहत हो गई स्टूडेंट्स कि लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट वो है जो हमें कम अमाउंट में, ग्राम्स में या वॉल्यूम यूनिट में या मोल्स यूनिट में प्रोडक्ट दें। तो जो ऑप्शन बी है ये सही आंसर है, लेकिन ऑप्शन डी और सी को भी डिस्कस करते हैं। ऑप्शन सी में कहा गया कि विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। नो, हमने तो बात की कि मिनिमम प्रोड्यूस करेगा। ऑप्शन डी डज नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को अफेक्ट ना करे। तो जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स दैट इज ऑप्शन बी। हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 10 में कहा गया है स्टूडेंट्स कि एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक्ड बाय कैलकुलेटिंग। हमें किसी रिएक्शन की एफिशिएंसी का कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन जो हम कैरी करवा रहे हैं लैब में ये आइडियल रिएक्शन है या नहीं है। आइडियल रिएक्शन का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमें प्रोडक्ट मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है। अब अगर कोई केमिकल इंडस्ट्री में कोई रिएक्शन हो रहा है और उसको प्रोडक्ट कम से कम मिल रहा हो, लेकिन वो पैसा या उस पर जो खर्च है वो ज़्यादा आ रहा हो, तो फिर वो रिएक्शन उस इंडस्ट्री के लिए पॉसिबल तो नहीं होगा, उसमें तो उसका नुकसान होगा। ठीक है, तो हमें रिएक्शन की एफिशिएंसी का कैसे अंदाज़ा होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं एक्चुअल यील्ड से कि हमारे पास कितना एक्चुअल यील्ड आएगा। ऑप्शन बी थ्योरेटिकल यील्ड से। थ्योरेटिकल यील्ड आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये वो यील्ड है जो हम कैलकुलेशन से अखज़ कर लेते हैं कि कितना होगा। ठीक है, जैसे इस रिएक्शन में आप चेक करें, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। 2 मोल्स, दिस इज थ्योरेटिकल यील्ड, कैलकुलेशंस बेस्ड है। लेकिन अगर एक्चुअली प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में हमारे पास 1.5 मोल्स आ जाता है तो 1.5 मोल हमारा एक्चुअल यील्ड होगा। ऑप्शन सी में है कि परसेंटेज यील्ड से। परसेंटेज हम देखते हैं कि 100 में से कितना है। और ऑप्शन डी जो है अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट अनयूज्ड। इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। हम परसेंटेज यील्ड से अंदाजा लगाएंगे कि रिएक्शन कितना एफिशिएंट है। ठीक है, अगर अप टू 90% होगा तो फिर वो कंडीशंस या वो जो रिएक्शन होगा वो वेरी गुड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, आइडियलिटी 100% रिएक्टेंट्स हम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते और उनकी वजाहत हो गई थी कि क्यों नहीं कर सकते चैप्टर में। ठीक है स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 11 में क्या कहा गया है बोर्ड नंबर 3 पर देखते हैं। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 11 में पूछा गया है हमसे कि एक्चुअल यील्ड विल रीच द आइडियल theoretical value if the percentage yield of the reaction is। स्टेटमेंट सारा रीड कर लें स्टूडेंट्स। उसमें पहले पूछा गया है कि एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल का मतलब ये है कि जब हम लैब में रिएक्शन परफॉर्म कर लेते हैं और जो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है वो हमारा एक्चुअल यील्ड होगा। यील्ड प्रोडक्ट को कहते हैं स्टूडेंट्स। और उसमें फिर कहा गया है कि आइडियल वैल्यू तक वो कब रिएक्शन पहुंचेगा, मतलब हमने जितना रिएक्टेंट लिया है या जितने रिएक्टेंट्स लिए हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, अगर जितने रिएक्टेंट्स हमने लिए हैं और वो सारे कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, तो हम कहते हैं कि ये आइडियल कंडीशन है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब परसेंटेज वाइज वो वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? 10%। ये तो 10% है, मतलब रिएक्शन बिल्कुल हुआ ही नहीं है, तो फिर वो 0% होगा। लेकिन हम कहते हैं कि रिएक्शन बस थोड़ा बहुत फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया है या प्रोडक्ट बना है, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी जो है 50% है, नो, मतलब आधे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो गए और आधे नहीं। ऑप्शन सी जो है 90%, ये वेरी गुड की कैटेगरी में आता है जैसे मैंने आपको बता दिया। लेकिन आइडियल वैल्यू जो है दैट इज 100%, कि जितने रिएक्टेंट्स हमने लिए हैं और वो रिएक्टेंट्स सारे कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। याद रखें स्टूडेंट्स, हम स्टोकियोमेट्रिक या स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस जो है ये हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की प्रिंसिपल की बेस पर करते हैं कि जितना मास हमने रिएक्टेंट्स में लिया था
उतना मास प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना चाहिए। इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जब एक बीकर से दूसरे बीकर में रिएक्टेंट्स ट्रांसफर कर लेते हैं तो क्या होता है कि उस बीकर में थोड़ा बहुत रिएक्टेंट रह जाएगा। सेकंड, जब प्रोडक्ट बन जाता है उसको जब हम रिकवर करते हैं तब उसकी 100% रिकवरी नहीं होगी, तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो 100% तक नहीं पहुंच सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 12 में पूछा गया है स्टूडेंट्स कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन विच केस? ऑप्शन ए 11.2 dm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की वजाहत हो गई। डेसीमीटर क्यूब यूनिट की भी वजाहत हो गई कि दिस इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम which is equal to 1 liter. 1 dm cube is equal to 1 liter and 1 dm cube is equal to 1000 centimeter cubes, cc जिसको हम कहते हैं। अब 11.2 जो है स्टूडेंट्स, यहां पर आपको पता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP कंटेन या ऑक्यूपाई 22.4 dm cube। 22.4, दिस इज हाफ ऑफ द 22.4। ठीक है, तो मतलब ये है कि दिस इज इट कंटेन्स 0.5 मोल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स की बात की गई है स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी जो है दैट इज 44.8। तो 44.8 इज द डबल ऑफ 22.4। मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 dm क्यूब। यहां पर हमारे पास 44.8 dm क्यूब है। इट मींस देयर आर 2 मोल्स। ऑप्शन सी में है 67.2 डेसीमीटर क्यूब। 67.2 डेसीमीटर क्यूब। अब यहां पर अगर हम वो इक्वेशन यूज करें जिसमें नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन डीएम क्यूब या वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 22.4 डीएम क्यूब, तो हमारे पास आंसर यहां पर आएगा 3। स्टूडेंट्स, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं यहां पर, number of moles is equal to volume in dm cube divided by molar volume। अब 67.2 divided by 22.4 इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन या एग्जैक्टली 3 का आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऑप्शन डी जो है दैट इज इक्वल टू 22.4 सिंगल मोल। तो हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। स्टूडेंट्स, तकरीबन 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर 1 से हमने डिस्कस किए और उनकी थोड़ी बहुत वजाहत हो गई विद रिस्पेक्ट टू द चैप्टर कंटेंट। शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स हमें कि उनमें क्या पूछा गया है। जो इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके साथ इस लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ी बहुत डिस्कशन होगी क्योंकि इनकी डिटेल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज ग्राम एटम? व्हाई कंसेप्ट ऑफ ग्राम एटम इज यूजफुल? ग्राम एटम है क्या? हम कहते हैं कि ग्राम एटम का डेफिनेशन ये है कि इट इज द रिलेटिव मास, रिलेटिव एटॉमिक मास एटम का, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का, रिलेटिव फॉर्मूला मास आयोनिक कंपाउंड का इन ग्राम्स। जब हम एटम, मॉलिक्यूल या आयंस के मास को कार्बन 12 के साथ कंपेयर कर लेते हैं रिलेटिव बन जाएगा, और जब उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर उससे ग्राम एटम बन जाएगा। एटम की केस में ग्राम एटम, मॉलिक्यूल की केस में ग्राम मॉलिक्यूल, और आयन की केस में ग्राम फार्मूला यूनिट, क्योंकि वहां पर आयंस मौजूद हैं स्टूडेंट्स। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए क्योंकि हम ना तो इंडिविजुअल सिंगल एटम 2, 3, 4, 5 एटम्स, 100, 200 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस ना तो देख सकते हैं और ना उनका वेट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जैसे कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40 AMU, लेकिन जब उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे 40 ग्राम बन जाएगा, और उससे हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 40 ग्राम। स्टूडेंट्स, 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 40 ग्राम्स।
दूसरे अल्फाज में किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास उसके 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 ग्राम फार्मूला यूनिट के बराबर होगा। तो क्यों? क्योंकि ये अमाउंट जो है 40 ग्राम वेट करने में आसान है, हम देख सकते हैं, इसलिए दिस इज इम्पोर्टेंट और इसकी वजाहत चैप्टर की स्टार्ट में की गई है आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि व्हाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर यूज्ड इन स्टाइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स या स्टोकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स, या बाज लोग इसको स्टोकियोमेट्री भी बोलते हैं तो, या स्टोचियोमेट्री भी बोलते हैं, तीनों प्रोनाउंसिएशंस ठीक हैं। क्यों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस यूज किए जाते हैं? स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको बता दिया कि जब हम केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं तो वो रिएक्शंस बेस्ड होते हैं ऑन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लॉ उसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बेसिस पर हम रिएक्शंस को बैलेंस्ड लिखते हैं। सेकंड ये है कि अगर हम किसी रिएक्शन को कैरी करवा लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करने के बाद कन्वर्ट होंगे वाटर में, ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वाला रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस रिएक्शन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं, अगर ये बैलेंस ना होता तो हमें पता ना चलता कि कितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए, या अगर हमारे पास 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो उसके लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। दूसरी बात कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन का अमाउंट नोन है तो उससे हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट, जो कि इस केस में वाटर है, वो बनेगा। इसलिए केमिकल रिएक्शंस में या स्टोकियोमेट्रिक या स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में या प्रॉब्लम्स में हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है स्टूडेंट्स कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन अ रिएक्शन एंड हाउ इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के कि हम पहले कैसे लिमिटिंग रिएजेंट को या लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि इन रिएक्टेंट्स में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। नंबर 1, स्टूडेंट्स किताब में स्टेप्स दिए गए हैं चैप्टर में, वो आप देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर ब्रीफली मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे, उन रिएक्टेंट्स के अगर ग्राम्स दिए गए हैं तो उन ग्राम्स को कन्वर्ट कर लेंगे हम मोल्स में, और फिर उन मोल्स को हम कंपेयर कर लेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन है 4 ग्राम्स और 32 ग्राम ऑक्सीजन है हमारे पास, ग्राम से मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, while 32 grams of oxygen is equal to 1 mole of oxygen. अब कंपैरिजन कर लो, 1 mole of hydrogen produces 1 mole of water, while 2 moles of hydrogen produces 2 moles of water. ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह 1 mole of oxygen produces 2 moles of oxygen. तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 1 मोल 1 मोल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा और दूसरी तरफ 1 मोल 2 मोल्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो कम अमाउंट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में आइडेंटिफिकेशन की बात थी और फिर पूछा गया था कि ये कैसे प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करेगा। इसलिए कंट्रोल करेगा या ऐसे कंट्रोल करेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा वो रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाएगा, तो जो दूसरा रिएक्टेंट है इस केस में एक्सेस जो है वो ऑक्सीजन है, लिमिटिंग जो है वो हाइड्रोजन है हमारा। तो जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाएगा, तो दूसरा रिएक्टेंट किसके साथ रिएक्शन करे ताकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्टूडेंट्स हमसे कि व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड वजाहत की गई है, मैं रिपीट करता चलूं स्टूडेंट्स कि थ्योरेटिकल यील्ड वो है जो हम कैलकुलेशंस बेस्ड बात करते हैं। पेज पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं कि 2 मोल्स हाइड्रोजन से हमारे पास 2 मोल्स वाटर आना चाहिए, ये थ्योरेटिकल यील्ड है। व्हाट इज एक्चुअल यील्ड? जब 2 मोल्स हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट एक्चुअली जो बना है, अगर हम कहते हैं कि 2 मोल्स बनना चाहिए
लेकिन जब हम वाटर को रिकवर कर लेते हैं रिएक्शन मिक्सचर से तो वो लेस देन 2 मोल्स होगा। अब वो लेस देन 2 मोल्स क्यों होगा? क्योंकि इंसान के लिए या ये पॉसिबल नहीं है, गैजेट्स में मसला आ सकते हैं कि हम एग्जैक्टली 2 मोल्स और 1 मोल नहीं ले सकते। दूसरी बात कि अगर कोई स्टूडेंट लैब में मास ले रहा है, क्या पता उसमें से कम या ज़्यादा हो वो मास, ह्यूमन एरर्स आ सकती हैं, बीकर में वॉल्यूम यूनिट्स में फ़र्क आ सकता है, ग्राम्स की यूनिट्स में फ़र्क आ सकता है, तो या रिएक्शन कंडीशंस में फ़र्क आ सकता है, हमारे पास प्रोडक्ट कम बनेगा। ज़्यादा पॉसिबल है ही नहीं कि ज़्यादा बने, ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारे पास कम बनेगा। इसलिए जो रीजंस आपके साथ शेयर किए गए हैं चैप्टर में, इनकी वजाहत हम कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया स्टूडेंट्स चैप्टर फर्स्ट से। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की डिस्कशन होगी और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स की डिस्कशन होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।